आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग आकलन परीक्षा एवं जेटेड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। वे सभी क्वेश्चन मैथ से हैं। आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक सवाल है, यहीं पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सब रेखा गणित से है ना। टॉपिक का नाम है रेखा रेखाखंड एवं किरण। ठीक है, रेखाखंड एवं किरण। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए, चलिए इसे क्वेश्चन करते करते हम लोग देखते चलेंगे। सवाल है हमारे पास कि इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं, तो देखिए रेखा जो होता है इसी में अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब क्या कारण है, थोड़ा चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग रेखा। इस जो तीर का निशान है इंडिकेट कर रहा है कि अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो सवाल यही था कि इसमें किसके अंत बिंदु नहीं होते हैं। बात करेंगे रेखाखंड, तो इसका नाम ही है रेखा खंड। खंड के मतलब होता है टुकड़ा। जैसे इस रेखा को खंड कर दे, मान ले कि तोड़ दे, ठीक है, इधर से भी तोड़ दे तो टूट गया, इधर से भी टूट गया, इधर से भी। तो ये जो छोटा टुकड़ा देखे, ये टुकड़ा देखे, ये क्या हो गया आपका रेखा खंड। तो रेखा खंड में इधर भी बिंदु अंत हो गया, इधर भी अंत हो गया। तो रेखा खंड में दो अंत बिंदु होते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि किसके में अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो रेखा में देखिए कोई भी अंत बिंदु नहीं है, रेखा खंड में दो गो अंत बिंदु है। और किरण की बात करें तो किरण की बात है तो कहीं एक जगह से ही स्टार्ट होता है, यानी कि इसके एक अंत बिंदु होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किरण में एक अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। अंत माने एंड पॉइंट, और रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो गया रेखा। आगे बात करते हैं हम लोग रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो अभी तुरंत बात किए थे कि रेखाखंड, खंड माने टुकड़ा, तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु, तो दो अंत बिंदु होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें किसकी लंबाई निश्चित होती है। तो किसकी लंबाई निश्चित होगी, तो लंबाई जो निश्चित होगा वो रेखाखंड का ही होगा। क्या है कि दोनों तरफ से क्या है, इसके एंड पॉइंट पता है, तभी तो इसका लंबाई निश्चित है। अभी देखिए किरण है तो कहां तक जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट पता नहीं है। बिंदु, तो बिंदु का तो कोई लंबाई होबे नहीं करता है, ठीक है। और रेखा के बारे में बात किए तो रेखा का है अनंत तक है, इसमें भी कोई अंत बिंदु नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप जेटेट एवं आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी कराने का आपके साथ वादा करते हैं। लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात है, इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है। तो प्रारंभ बिंदु बात किए थे किरण के बारे में चर्चा किए थे। एक बार देखिए कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर कहां तक जाएगा, इसका कोई लास्टिंग नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग तो है ना। तो आरंभ बिंदु क्लियर है। तो आरंभ बिंदु क्लियर किसमें होता है, तो किरण में। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, तभी फिर वही बात, किरण में कितने अंत बिंदु है, एक तरफ अंत है लेकिन दूसरा तरफ कोई अंत नहीं है। तो किरण में एक अंत बिंदु होते हैं। जितने भी प्रश्न अभी देख रहे हैं आप किरण और रेखा से देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में एक अगला टॉपिक भी आ जाएगा। तो देखिए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक ही बिंदु है, यहां से कितनी रेखा जा सकती है, देखिए ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। बताइए कितनी रेखाएं जा रही है, एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। इसका सही जवाब हुआ अनगिनत।
ठीक है। यदि आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दिए गए बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दिए गए बिंदु से होकर, दिए गए बिंदु से ना, दिए गए बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया है। दिए गए ना, यहाँ पे कौन चाहिए? दो बिंदु से होकर। कितने बिंदु से होकर? दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ दिया है। अभी दोनों बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? तो एक। कोई भी दूसरा रेखा नहीं होगा जो कि दोनों से जाएगा। अगर एक गया भी है इसे तो एक से जाएगा, एक से नहीं जाएगा। तो दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हम लोग। किसी तल में कितने बिंदु होते हैं? किसी तल में कितने बिंदु होते हैं? तो कोई भी तल है, इसमें कितने बिंदु है? तो बहुत सारे बिंदु है, कोई उसका निश्चित नहीं है, तो अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? 4 गो कथन दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। लिखा है कि रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। देखिए यहां से यहां तक अगर मान ले इसको नाम दिए, यहां से इधर से बोले तो ए बी, चाहे इधर से बोले तो बी ए, तो दोनों का लंबाई का घट गया? नहीं ना घटा। बताइए आप, घटा? क्यों नहीं घटा? कि अगर ए से लेके बी तक लंबाई 5 है तो बी से लेके ए तक लंबाई का 4 हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए ए बी लिखे रेखा, चाहे बी ए रेखा लिखे, कोई लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से ये कथन जो है से सत्य है, लेकिन हमको खोजना असत्य है, मैंने गलत कथन को खोजना है। नेक्स्ट है किरण ए बी और किरण बी ए। किरण ए बी और किरण बी ए समान है? तो नहीं, किरण ए बी और किरण बी ए समान नहीं है। किरण जैसे मान ले कि यहां से शुरू हुआ है ऐसे, तो ये हो गया ए और बी, क्या हो गया? बी। अब कहाँ तक गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान ली यहाँ से भी कर सकते हैं बी, और यहाँ से बात करेंगे इधर तो बी ए क्या हो जाएगा? बी ए। तो दोनों बराबर थोड़ी ना है। अगर यहाँ नाम ना यहीं दे दिए ए बी, तो किरण का नाम ए बी है, जहाँ दे जाएगा ए बी रह जाएगा। तो इस प्रकार से यह समान नहीं है, इस प्रकार सही ऑप्शन नहीं होगा, यही गलत है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नया टॉपिक शुरू हो गया। टॉपिक है कोई युग्म रेखाएं। युग्म रेखाएं, युग्म माने दो रेखाएं, जोड़ा। युग्म के मतलब होता है जोड़ा। जब दो रेखाओं की बात हो रहा है, यहाँ पे दो रेखाओं की बात क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दो रेखाओं के बारे में क्या चर्चा किया जा रहा है यहाँ। तो दो रेखाएं जब एक दूसरे, देखिएगा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वे क्या कहलाती है? जब कहीं प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं। ई रेखा है और ई रेखा है, बोलो कहीं प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं? तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जाके कर जाएगा, कहीं ना कहीं कर नहीं रहा लेकिन कर जाएगा। तो जब प्रतिच्छेद कर जाएगा तो प्रतिच्छेदी, लेकिन बोल रहा है कि वैसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, मीन्स ऐसे है ऐसे है, लग रहा है कि दोनों बढ़ते जाएगा अनंत तक, लेकिन कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं कि दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वे क्या कहलाती हैं? जैसे कि एक रेखा इधर का, एक रेखा इधर का, तो क्या कहलाएगी? तो जब एक दूसरे से मिल रही है, कट रही है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आगे बात करते हैं हम लोग। एक तल में जब 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक तल में जब 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर ऐसे 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 कट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो प्रतिच्छेद करते उसे क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं समवर्ती रेखाएं। क्या कहते हैं? समवर्ती रेखाएं। जब एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर 3 से अधिक रेखाएं कटती है तो उसको क्या कहते हैं? समवर्ती रेखाएं। अब बोल रहा है कि आकृति में समांतर रेखाखंड, इस आकृति में समांतर रेखाखंड कौन है? तो देखिए एडी के समांतर एई नहीं है,
यहाँ देखिए ई समान, ई और ई क्या दिख रहा है, समांतर है। क्यों? क्योंकि ई भी ऐसे बढ़ते जाएगा, ई भी ऐसे बढ़ते जाएगा, कोई चांसेस नहीं है कि कहीं पे ये कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी समांतर बीसी, क्या हो जाएगा, डी समांतर बीसी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए एक अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है, कोण के बारे में। किसके बारे में है, कोण के बारे में। 75 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है? तो 75 डिग्री का जो कोण है सर वो न्यून प्रकार का कोण है। कैसा कोण है, न्यून प्रकार का। कोण के बारे में थोड़ा सा बात करें तो देखिए पूरे 90 हो, इसको बोलते हैं समकोण, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। 90 से अगर कम हो, 90 से कम को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। और 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो जिस कोण का माप, उसको बोलते हैं कौन चीज, अधिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोला गया कि 75 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है, तो न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। 100 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है, तो 100 डिग्री का कोण क्या है, 90 से अधिक है ना, तो अधिक प्रकार का कोण है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो तो वह क्या कहलाएगा। तभी हम तुरंत बात किए थे कि 90 से अगर छोटा हो तो न्यून कोण कहलाएगा। देखिए हम एक ही तरह के कुछ प्रश्नों को लगातार इसलिए लिए हैं कि आपको प्रश्न करते करते इसका आंसर समझ में ना आ जाए, लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेव हो जाए। बात करते हैं जब किसी कोण का माप 90 का हो, तो 90 का हो तो उसको क्या कहेंगे, 90 का हो तो उसको पूरे हम लोग समकोण कहते हैं। और जब किसी कोण का माप 90 से अधिक किंतु 180 से छोटा हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का माप, जब ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक बिंदु पर दो कोणों का माप अगर 90 डिग्री हो जाए, सॉरी 180 डिग्री हो जाए, तो इसको हम लोग रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण। कब, जब ऐसे एक चांद मान लो या दोनों के जोड़ करना हो जाए, या इसी को रैखिक कोण भी कहते हैं या इसी को रिजु कोण भी कहते हैं। यानी कि कितना दोनों का मापन चाहिए, 180 डिग्री। 165 का कोण किस प्रकार का कोण होगा, तो देखिए 165 जो है 90 से अधिक है बट 180 से कम है, इसलिए कौन सा कोण है, अधिक कोण है। कौन सा कोण है, अधिक कोण है। जब किसी कोण का माप 180 का हो तो वह होगा, अभी हम लोग बात की है कि जब जब किसी कोण का माप का हो जाए 180 ना, कितना 180, तो उसको क्या कहेंगे, रिजु कोण। जैसे ही जब भी बनता है इसको देखिए क्या बनता है, एक रेखा पर बनता है ना, इसको बोलते हैं रिजु कोण। आगे बात करें, जब किसी कोण का माप 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी कोण का माप 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, अगर देखने का मन है तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोण है, इधर ही 60 है, इधर कितना है 60, तो इस साइड में जो देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो कोण बना ना, इसी को बोलते हैं इस कोण का प्रतिवर्ती। इसे मान लीजिए कि अगर ए बी सी है, क्या है, ए बी सी, तो कोई पूछा ए बी सी कोण कितना है, 60 डिग्री, लेकिन कोई बोला कि प्रतिवर्ती ए बी सी, मैंने इस साइड से उल्टा साइड से ए बी सी कितना है, तो 360 में से हम 60 को घटा देंगे, यानी कितना डिग्री, 300 डिग्री। देखिए टोटल कोण, एक बिंदु पर टोटल कोणों का माप होता है 360 डिग्री। जो जिस कोण का प्रतिवर्ती करना है उसको 360 में से घटा देंगे तो उसका प्रतिवर्ती कोण निकल जाता है। कभी कभी परीक्षा में आपके पास आएगा कि 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, देखिए 70 का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा तो आप इसको 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 70 बराबर आ जाएगा आपके पास 290। तो ये हो गया 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण। मैंने जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना उसको 360 से माइनस करना होता है, कारण कि एक बिंदु पर टोटल कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। और जो कोण निकालना तो उस कोण को छोड़ के जो कोण बचता है उस सभी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताए थे भी हम, इस कोण को कहेंगे कोण, और इसके ई साइड से जो यहाँ कोण बना ये बगल से,
इस कोण को कहते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का जो माप है तो क्या हो गया, 180 बड़ा 360 से छोटा। अब यहाँ पे देखिए बात किया कि एक संपूर्ण घूर्णन का माप होता है। एक संपूर्ण घूर्णन, जैसे देखिए एक बिंदु है तो यहाँ से अगर मान लिया उठाए इसे, तो ऐसे गोले गोले उठा लिए, गोले गोले, यानी कि एक बिंदु पर सभी कोणों का जोड़। तो यहाँ पे संपूर्ण घूर्णन का जो माप हो गया कितना हो गया, 360, 180 ऊपर से 180 नीचे से, टोटल कितना होता है 360 संपूर्ण, मैंने पूरा पूरा घूरने पर। नेक्स्ट है कि घड़ी की सुई, घड़ी की सुई 1/4 घूर्णन पूरा करती है तो वह कितना समकोण का कोण बनाती है। तो देखिए घड़ी की सुई की बात करते हैं। घड़ी की सुई पूरा जब गोले गोले एक राउंड पूरा घूमता है, पूरा घूर्णन करता है तो 360 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। लेकिन घूर्णन कितना कर रहा है, तो 1/4 माने कि 360 का 1/4 काट देंगे तो 9 चौका 36, तो कितना डिग्री घूम रहा है वो, कितना समकोण, 90 हुआ ना, 90 गुने 1 बराबर 90, तो 90 बराबर क्या समकोण, तो 90 बराबर 1 समकोण। ठीक है, अगर 180 आता तो बोलते कि 2 समकोण। आकृति में कितनी भुजाएं हैं, तो देखिए आकृति त्रिभुज का है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं, तो एक त्रिभुज में देखिए 3 गो भुजा ए बी, बी सी, ए सी, 3 गो कोण ए बी सी, और 3 गो शीर्ष भी ए और बी और सी। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण 3 शीर्ष हैं। तो यहाँ क्या पूछा कितनी भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे 3 भुजाएं हैं। आगे है कि कौन आकृति में ए बी सी किस प्रकार का कोण है, ए बी सी, तो यहाँ पे जो कोण है किस प्रकार कोण है, तो यह समकोण है। ठीक है, कैसा है, समकोण है। अब आगे बात करते हैं बहुभुज, त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में। बहुभुज, त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0। विकर्ण कैसे कहते थे बताते अभी हम। एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, एक चतुर्भुज में होता है 2। कैसे देख लीजिए, विकर्ण जब एक किसी भी बहुभुज में 2 कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए एगो और यहाँ से एगो जो खींचे ना लाइन, ई लाइन और ई लाइन, मान लीजिए ए बी सी डी, तो यहाँ से एक लाइन हुआ, यहाँ से एक लाइन हुआ, तो 2 गो हो गए, एगो विकर्ण हो गया ए सी, दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। इसी प्रकार विकर्ण कितना होता है चतुर्भुज में, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। अब बात करें पंचभुज में, तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होती है। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। आगे बात करें कि किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो किसी भी बहुभुज में, अगर बहुभुज कहेंगे कब, जब उसके कम से कम 3 गो भुजा रहेगा तब। 2 गो भुजा में बहुभुज नहीं हुआ, काहे कि जब तक पैक नहीं होगा तब तक कोई बहुभुज का नाम नहीं देंगे, और जब पैक होगा अगर कम से कम तो 3 भुजा चाहिए। तो किसी बहुभुज के लिए न्यूनतम भुजा कितना है, 3 है। ठीक है बात। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान हो वह होगा, तो देखिए तीनों भुजा का जिसका माप समान हो उसको बोलते हैं समबाहु। जिसमें 2 भुजा का माप समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु। सम मने बराबर, दी मने 2 और बाहु मने भुजा। जिस त्रिभुज के सम मने बराबर, दी मने 2 और बाहु मने भुजा, जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु, और जिसके तीनों भुजा बराबर हो तो क्या कहेंगे समबाहु। सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, जिसके सभी भुजा का हो बराबर हो, क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आगे है जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप समान हो, तो अभी तुरंत बात किए उसको क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आगे है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो, तो भिन्न भिन्न लंबाई की जब रहेगी उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 से कम हो तो वह क्या होगा, तो तीनों कोण 90 से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज। 90 रहेगा तो समकोण, 90 से कम तीनों कोण है तो न्यून कोण। और ठीक है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से अधिक हो तो वह क्या होगा, वह होगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है,
अगर कोई आपसे पूछे कि एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण ही हो सकते हैं। क्यों? क्या है कि तीनों को मिलाकर होता कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो दो को समकोण नहीं होगा। अगर एक त्रिभुज में दो को समकोण हो जाएगा तो तीसरा कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 से भी कम हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो एक त्रिभुज में कोण का समकोण हो सकता है, एक ही को कोण समकोण हो सकता है, दो कोण समकोण नहीं होगा। एक को समकोण होगा तो दो को न्यून कोण होगा। अधिक कोण की संख्या भी मैक्सिमम एक ही हो सकती है। इस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो तो 90 से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, समांतर चतुर्भुज भी है, चारों भुजा बराबर है। तो चारों जब भुजा बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो, एक समांतर चतुर्भुज है और चारों कोण क्या है, समकोण है, लेकिन चतुर्भुज का है समांतर है, भुजा बराबर है कि नहीं यह बताया गया नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। या फिर एक समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो, तो उसको हम लोग गलत बोल दिए, समांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, आयत। कारण कि समांतर चतुर्भुज बिना 90 डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन आयत है, इसमें 90 डिग्री होना जरूरी है। वर्ग नहीं होने के पीछे रीजन क्या है, ऐसे वर्ग ऑप्शन में भी नहीं है कि वर्ग के लिए चारों भुजा भी बराबर होना चाहिए और चारों कोण भी बराबर होना चाहिए। यहाँ खाली चारों कोण समकोण है, इसलिए क्या है, आयत है। सही जवाब इसका क्या होगा, आयत। आगे बात करते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है एवं चारों कोण समकोण है तो वह होगा। देखिए अब यहाँ ठीक है, चारों भुजा भी बराबर है, चारों कोण भी बराबर, तो क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग। ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल कोई एक युग्म समांतर हो तो वह होता है। एक युग्म समांतर एक समांतर नहीं है, उसको समलंब कहते हैं। जैसे कहीं आप देखेंगे इस टाइप का आकृति, ई और ई, देखिए इस समांतर तो है, मतलब कि देख लीजिए यहाँ मान लीजिए ए बी सी डी, देखिए ई युग में युग समांतर है, लेकिन ई समांतर, ई और ई समांतर नहीं है, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, समलंब। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म का हो समांतर, उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो देखिए तीनों भुजा का है, अलग अलग है, तीनों में तो कोई भुजा बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो क्या कहेंगे, विषम बाहु। अगर यही दो को बराबर होता तो क्या कहते उसको, समद्वि बाहु। अगर तीनों भुजा बराबर होता तो क्या बोलते उसको, तीनों बराबर होता तो उसको बोलते समबाहु। लेकिन यहाँ पे तीनों भुजा में से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसको बोलेंगे विषम बाहु। ठीक है। आगे है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज मान लिया कि पी क्यू आर में पी क्यू भी 4, क्यू आर भी 4, ई भी 4, सब 4 4 4 है, तो तीनों भुजा बराबर है ना जी, तो एक क्या नाम देंगे, तो समबाहु। ए बी सी जिसमें कोण बी 90 हो तो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ए को कोण 90 है तो कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब यहां देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी कोण, बी जो कोण है यहाँ पे 90 डिग्री है, मान लो कि ए और बी और सी यहाँ पे 90 है, और ए बी बराबर बी सी है, ई और ई का है बराबर है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो समकोण तो है ये है, समकोण त्रिभुज तो है ये है ये। ठीक है, कि 90 है तो समकोण है, लेकिन अगर में अगर दो भुजा बराबर है, अगर ऑप्शन में था कि समकोण समद्विबाहु तो समकोण समद्विबाहु भी करते, लेकिन नहीं है समद्विबाहु के बाद, तो सीधे खाली एक जगह 90 है तो क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्न आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए 2 को 70 70 को 40 है, तो 2 को 70 70 को 40 है, तो क्या हो जाएगा, यह कैसा त्रिभुज है। तो आपको बता दें कि जिस त्रिभुज में दो को कोण बराबर उसको दो को भुजा ही बराबर होता है, एक का सामने की भुजा ई, एक का सामने की भुजा ई बराबर, दो को भुजवा बराबर है ना, तो दो को जब भुजवा बराबर, जब दो को कोण बराबर तो दो को भुजा भी बराबर, तो ये हो गया कौन चीज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमारे पास एक टॉपिक है वृत्त, क्या है,
वृत्त। तो वृत्त के बारे में कुछ बात जान लीजिए। किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो किसी भी वृत्त में एक केंद्र। जैसे वृत्त के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए ये है वृत्त। वृत्त यहाँ इसका एक केंद्र क्या हुआ? एक। यहीं से जो लेंगे यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। इसी त्रिज्या को लेकर गोले गोले खींचा गया है। एक वृत्त में कितने केंद्र? एक वृत्त में एक केंद्र। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं हो सकती है? जीवाएं तो अधिक से अधिक जितना मन उतना। जीवा कहते किसको है? पहले आप बात समझिए। ये त्रिभुज हो गया, देखिए इसमें दो जगह ऐसे मिला दी ना, जीवा हो गया। यहाँ से मिला दी ना, जीवा हो गया। यहाँ से मिला दी ना, जीवा हो गया। यहाँ से मिला दी ना, जीवा हो गया। माने कि वृत्त में कहीं पे भी दो गो बिंदु को जब मिला देंगे तो जीवा। देखिए ई भी है जीवा, 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 ई भी है जीवा। तो कितनी जीवाएं हो सकती है? तो अनेकों जीवाएं हो सकती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हुआ? एक वृत्त में कितने जीवाएं होंगी? अनंत, अनेकों। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो त्रिज्या भी कितनी खींची जा सकती है? एक वृत्त में कितनी खींची जा सकती है? त्रिज्या भी अनंत खींचा। त्रिज्या कहते हैं किसको? देखिए यहाँ से ये हो गया वृत्त केंद्र, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया। तो कई ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कितने खींच सकते हैं? तो यहाँ से मिला के यहाँ तक कोई भी मिला देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो बहुत सारा खींच सकते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो ये भी अनंत होंगे। ये भी क्या होंगे? अनंत। ठीक है, व्यास कहते किसको है? तो सबसे बड़ी जीवा, मान ली कि यहाँ से जो गया ना, केंद्र से होकर गया जो जीवा, उसी को व्यास कहते हैं। देखिए ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। कितने व्यास हैं? बहुत सारे हो सकते हैं ना। इसका सही जवाब होगा अनंत। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो देखिए जीवा का किसको कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ मिला जीवा, यहाँ से यहाँ मिला जीवा, यहाँ से यहाँ मिला जीवा। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी मिला जीवा। सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं? व्यास। क्या कि भी देखिए एक केंद्र से होकर गया लेकिन ये भी जीवे है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास। तो क्या है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। अब है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास का होगा। तो देख लीजिएगा एक बात को समझिएगा कि यह है वृत्त, यहाँ से यहाँ तक है त्रिज्या 6। अब व्यास का होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा व्यास। तो देखिए यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ भी 6, 6 6 12, यानी कि व्यास हमेशा त्रिज्या के क्या होता है? दुगना होता है। आधा को बोलते हैं त्रिज्या और पूरा को बोलते हैं व्यास। तो व्यास हमेशा त्रिज्या से क्या होगा? दुगना। और त्रिज्या के बारे में बात करें तो व्यास से क्या होगा? आधा। ठीक है, यहाँ क्या बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास का होगा? तो इन है 6 जी, तो पूरा कितना होगा? 12। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? देखिए आपकी व्यास है 10, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा देवल है 10, यहाँ से यहाँ तक, तो आधा दूर कितना होगा? तो 5। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास का होगा? तो त्रिज्या है 12 तो व्यास होगा 24। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास है आपकी 12 तो त्रिज्या होगा 6। ठीक है, अब आगे देखिए आकृति में ओ क्या है? ओ को क्या कहेंगे? बीच का है ना पॉइंट, तो बीच को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र। ओ क्या है? केंद्र है। ओ हमारा क्या है? केंद्र है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकृति में बीडी क्या है? बीडी, तो बीडी क्या है? बीडी एक सबसे बड़ी जीवा है, यानी कि वो सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं हम लोग? व्यास। तो बीडी क्या है? हमारा व्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकृति में ए एक्स बी क्या है? ए, अच्छा इसको कर लो ए, यहाँ कर लो कोई चीज, यहाँ पे कर लो एक्स। ये क्या है? वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त कोई चीज है, छोटा सा टुकड़ा है, इसको क्या कहेंगे? वृत्त के टुकड़ा को क्या कहेंगे? तो वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या कहेंगे? वृत्त खंड। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से क्या हो गए होंगे? समझ गए होंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।